हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो हमने लास्ट जो लेक्चर थे उसमें ल्यूकेमियास और लिम्फोमास के बारे में देखा था। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारा हिपेटोबिलियरी सिस्टम। तो जो हमारा हिपेटोबिलियरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले हम लीवर से स्टार्ट करेंगे। और लीवर में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हिपेटाइटिस। तो सबसे पहले देखते हैं हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस को समझने से पहले आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड उसका फंक्शन सब कुछ पता होना ज़रूरी है। उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, कौन सी वेन्स है, कौन सी आर्टरीज है। तो सबसे पहले जो हमारा लीवर है उसमें ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया है ये है स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो आप सभी लोगों को पता है जो हमारा स्टमक है उसमें से जो सारी वेन एंड आर्टरीज है वो ब्लड लेकर जाती है पोर्टल वेन में। और जो पोर्टल वेन है वो उसका ब्लड सारा जाता है लीवर में। ओके, देन हमारी जो बाइल डक्ट है वो बाइल को पहुंचाती है हमारे इंटेस्टाइन में, यानी कि डिओडिनम के दूसरे पार्ट में। तो ये दो चीज हो गई कि एक तो है हमारी पोर्टल वेन और एक है बाइल डक्ट। देन उसके बाद हमारी आती है सेंट्रल हिपेटिक वेन। ये जो सेंट्रल हिपेटिक वेन है वो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेन है। एक पोर्टल वेन है जो लीवर में ब्लड लेकर आती है, और एक है सेंट्रल हिपेटिक वेन जो सारा लीवर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर जाती है हार्ट तक। ओके, देन हमारे पास है हिपेटिक आर्टरी। जो हिपेटिक आर्टरी है वो ऑर्टा की एक ब्रांच है और वो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लीवर में। तो जो लीवर को ब्लड सप्लाई करते हैं वो है सेंट्रल हिपेटिक वेन एंड हिपेटिक आर्टरी। और जो स्टमक में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर तक लाते हैं वो है पोर्टल वेन। और जो बाइल डक्ट है वो सारा लीवर में से बाइल लेकर जाती है इंटेस्टाइन तक। तो आपको ये चार चीज तो पहले समझ में आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले तो पोर्टल ट्रायड हम किसे बोलते हैं, तो हमारे जो पोर्टल वेन है, बाइल डक्ट है एंड हिपेटिक आर्टरी है उसे हम साथ में बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। तो आपका यहाँ पर मैंने जो ये ड्रॉ किया है वो है वन हिपेटोसाइट। ओके, पहले तो इसका शेप देख लीजिए। तो इसके जो किनारे पर मैंने ये जो ड्रॉ किया है राउंड राउंड वो है आपका पोर्टल ट्रायड। तो टोटल 6 पोर्टल ट्रायड ऐसे बने होते हैं। ओके, और उसमें क्या होगा, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट एंड हिपेटिक आर्टरी इन अ 6 कॉर्नर। और हमारा जो ये हिपेटोसाइट है उसमें सबसे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो ये जो हमारे सेल्स है हिपेटोसाइट्स वो साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉर्ड्स ऑफ हिपेटोसाइट्स। ओके, और ये जो कॉर्ड्स ऑफ हिपेटोसाइट्स है दो, उसके बीच की ये जो हमारी स्पेस है उसे हम बोलते हैं साइनसॉइड्स। ओके, तो ये दो चीज आपको पहले पता होनी जरूरी है। तो नॉर्मल आपने स्ट्रक्चर देख लिया। अब ये अब हम कनेक्शन की बात करते हैं। तो कनेक्शन में क्या क्या होता है, तो हमारे लीवर में 2 इनपुट है एंड 2 आउटपुट्स है। तो इनपुट्स यानी इनलेट में क्या आता है, तो हमारी जो पोर्टल वेन है एंड हिपेटिक आर्टरी है वो हमारे इनपुट्स है जो सारा का सारा ब्लड लीवर को देती है। और आउटपुट में क्या आएगा, तो हमारी जो सेंट्रल वेन एंड बाइल डक्ट है वो आउटपुट वाला गेट है। ओके, देन अब हम देखते हैं पूरा हिपेटोसाइट का स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पर ये जो हमारा जो छोटा वाला ये डायग्राम है उसे थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किया है। तो इसमें आपको ये जो पहली लाइन दिख रही है वो क्या है, आपकी प्लेट ऑफ हिपेटोसाइट्स, एंड ये दूसरी प्लेट ऑफ हिपेटोसाइट्स। और दो प्लेट ऑफ हिपेटोसाइट्स के अंदर जो होता है उसे हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स। ओके, और ये जो साइनोसॉइड्स है वो एंड जो कॉर्ड ऑफ हिपेटोसाइट यानी कि प्लेट ऑफ हिपेटोसाइट है उसके बीच में हमारे होते हैं ईटोसेल। एंड जो ये साइनोसॉइड है उसकी जो इंडोथेलियम है हमारी, उसके अंदर हमारे होते हैं कूफर सेल। यानी कि हमारे पास टोटल दो टाइप के सेल है, एक है हमारे ईटो सेल और एक है हमारे कूफर सेल। तो आपको पता है जो हमारे कूफर सेल होता है उसे हम मैक्रोफेज सेल भी कहते हैं, और जो हमारे ईटो सेल है
वो उसका फंक्शन क्या है, तो जब भी हमारे लीवर में कोई सा भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है, तो ये जो ईटो सेल है वो क्या करते हैं कि हमारे जो मायोफाइब्रोब्लास्ट है उसको कोलेजन में कन्वर्ट करते हैं और हमारे लीवर में फाइब्रोसिस करवाते हैं। इससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लामेशन जो होगा वो कम होगा। ओके, तो आपको पहले ये नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं हिपेटाइटिस। तो जो हमारा हिपेटाइटिस है, पहले तो आपको कैसे पता चलेगा किसी भी पेशेंट को हिपेटाइटिस है या नहीं, तो पेशेंट की हिस्ट्री क्या होगी, तो पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपका जो भी यूनिवर्सिटी में केस आता है उसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पास्ट हिस्ट्री देखने को मिलेगी। देन हमारे जो पेशेंट की स्क्लेरा होगी वो येलोइश होगी और हमारा लीवर जो होगा वो इनलार्ज होगा। अगर आपको ये तीन चीज साथ में देखने को मिले तो आपका हिपेटाइटिस का केस होगा। तो सबसे पहले तो जो हिपेटाइटिस है वो ज्यादातर केस सिनारियो में ही पूछते हैं, तो आपको इतना पता होना जरूरी है। ओके, देन अब हम देखते हैं हिपेटाइटिस। तो सबसे पहले हिपेटाइटिस होता किससे है, तो ये एक वायरल डिसीज है। ओके, तो जो हमारा वायरल है उसकी 5 फैमिलीज है। कौन सी, ए बी सी एंड डी एंड ई। ओके, तो जो हमारा ये पांचों फैमिली है उसमें से जो बी है, हमारा हिपेटाइटिस का वायरस बी, वो डीएनए वायरस है और बाकी चारों हमारे आरएनए वायरस है। तो अभी मैं आपको जैसे डिफरेंस के तौर पर याद करवा रही हूँ, आपको सेम वैसे ही याद रखना है और वैसे ही लिखकर आना है। तो जो हमारा हिपेटाइटिस ए एंड ई यानी कि पहला एंड आखिरी वाला जो है वो हमारा फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होगा। फीको ओरल यानी पहला रूट यानी हमारा मुंह, एंड ओरल हो गए, और फीको यानी कि हमारा फीकल पार्ट। तो ये जो है ए एंड ई आखिरी एंड पहला वो किससे ट्रांसमिट होगा, फीको ओरल रूट से, यानी कि फूड एंड वाटर एंड स्टूल से। ओके, देन हमारे जो बीच के तीन है बी सी एंड डी, वो किस किस तरह से ट्रांसमिट होंगे, तो जो हमारे बी सी एंड डी है वो पहला तो पेरेंट्रल, फिर सेक्सुअल एंड देन वर्टिकल, ये तीन रूट से ट्रांसमिट हो सकते हैं, जिसमें सेक्सुअल वेरी रेयर है। तो पेरेंट्रल में क्या होगा, हमारा कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सीरीन या कोई ऑर्गन से ट्रांसमिट हो तो उसे हम पेरेंट्रल रूट कहेंगे। देन वर्टिकल रूट में क्या आएगा, वाया प्लेसेंटा, यानी कि मदर टू फीटस ट्रांसमिशन जो हमारा होगा वो होगा वर्टिकल रूट से, एंड सेक्सुअल वेरी रेयर है। ओके, और ऐसा क्यों है कि ए एंड ई जो है वो फिको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं पर बी सी एंड डी नहीं होते, तो जो हमारे बी सी एंड डी है वो हमारे स्टूल में सेड नहीं होते, सो इसीलिए वो फिको ओरल रूट से ट्रांसमिट भी नहीं होते। देन आपको इस तरह से 5 हेडिंग देने हैं वायरस के, तो आप इसे किस तरह से याद रखोगे, तो पहले इंक्यूबेशन पीरियड, तो जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो कैसे होगा, तो 30 40, देन बीच में आएगा हमारा 50, एंड उसके जो दोनों बचे उसमें हम 60 to 90 याद रखेंगे। तो फिर से आप देख लीजिए, 30 पहला वाला, लास्ट वाला 40, बीच वाला सी यानी कि 50 वाला, एंड बी एंड डी जो है वो 60 to 90 डेज हो गए। ओके, देन वायरल की फैमिली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रख सकते हो, ये है पिकोनाविरिडी फैमिली, देन हिपिडनाविरिडी, देन फ्लाविरिडी, देन डेल्टा एंड देन हिपाविरिडी फैमिली। ओके, देन हमारा इन्वोलप यानी सबसे आउटर कवरिंग जो होगा वायरस का वो, तो जो हमारा ए एंड ई था जो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता था उसमें इन्वोलप नहीं है। आप इस तरह से याद रखो कि इन्वोलप नहीं था इसीलिए वो सेड हो रहा था स्टूल में, और बाकी को जो 3 बचे बी सी एंड डी उसमें हमारा इन्वोलप प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ तक का आपका जो पूरा इंट्रोडक्शन है अबाउट हिपेटाइटिस वायरस वो पूरा हो गया। ओके, देन अब हम देखते हैं कि हिपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं। तो टोटल हमारे पास 3 टाइप के हिपेटाइटिस है, एक है एक्यूट, दूसरा है क्रोनिक एंड तीसरा है फुलमिनेंट।
जो ये फल्मिनेंट है वो सबसे आखिरी स्टेज है हिपेटाइटिस का, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। जो एक्यूट है वो यानी कि जल्दी जल्दी हो रहा है। एक्यूट एंड क्रोनिक का मीनिंग तो आपको पता ही है। क्रोनिक यानी कि बहुत टाइम पहले इन्फेक्शन था और अब धीमे 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 वो बढ़ रहा है। ओके, तो जो हमारा एक्यूट है वो जो हमारे सारे वायरस है यानी ABCDE, वो सारे के सारे वायरस हमारे एक्यूट हिपेटाइटिस करते हैं। लेकिन जो हमारा क्रोनिक हिपेटाइटिस है वो इन B, C एंड D यानी कि A एंड E क्रोनिक हिपेटाइटिस नहीं करता, ओनली B, C एंड D करते हैं। एंड जो हमारा क्रोनिक हिपेटाइटिस है वो जल्दी से क्योर नहीं होता। ओके, देन जो हमारा एक्यूट हिपेटाइटिस है वो मोस्टली कन्वर्ट होता है, अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा हमारा फल्मिनेंट्स में। और जो फल्मिनेंट है वो बहुत ही खतरनाक वाला हिपेटाइटिस है। ओके, और स्पेशली जो फल्मिनेंट हिपेटाइटिस है वो हमारा प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्यूट कौन से होते हैं, क्रोनिक कौन से होते हैं और फल्मिनेंट क्या है और वो किससे होता है। ओके, यानी कि जो हमारा फल्मिनेंट हिपेटाइटिस है वो किस किस वायरस से होगा, तो सारे के सारे, क्योंकि एक्यूट भी सारे के सारे से होता है। लेकिन क्रोनिक जो हमारा है वो किससे होगा, B, C एंड D से, यानी कि A एंड E कभी भी क्रोनिक हिपेटाइटिस नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि वो फीको ओरल रूट से भी ट्रांसमिट होते हैं। अब हमारा जो क्रोनिक है वो किस में कन्वर्ट होगा, हमने देखा कि एक्यूट था वो तो फल्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमारा क्रोनिक हिपेटाइटिस है वो हमारा कन्वर्ट हो सकता है हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में, सिरोसिस में या फिर कैरियर स्टेट में। यानी कि क्रोनिक हिपेटाइटिस है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई सिम्टम्स नहीं आते हो लेकिन वो ट्रांसमिट करता हो अदर पीपल्स को, तो वो कैरियर बन जाएगा या फिर उससे सिरोसिस होगा या फिर कार्सिनोमा भी हो सकता है। ओके, तो कार्सिनोमा, सिरोसिस एंड कैरियर स्टेट किस किस वायरस में होंगे, तो हमारे B, C एंड D में, क्योंकि ये जो तीन है वो हमारे क्रोनिक हिपेटाइटिस के लिए जवाबदार है। ओके, तो ये हो गया। फिर जो हमारा A एंड E है वो एक्यूट करवाता था तो वो एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस में आएगा। हमारा B, C, D है वो तो स्टेज पर डिपेंड करेगा, उसका प्रोग्नोसिस क्या है वो हमें स्टेज से पता चलेगा। अगर वो क्रोनिक हुआ और कैरियर स्टेज हुआ तो उसका प्रोग्नोसिस तो अच्छा होगा, लेकिन सिरोसिस या कार्सिनोमा हो गया तो उसका प्रोग्नोसिस हमें बैड मिलेगा। ओके, देन मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट हिपेटाइटिस, तो आप ये याद कर लो कि जो हमारे चिल्ड्रन है उसमें मोस्ट कॉमनली हिपेटाइटिस ए है और हमारे जो एडल्ट है उसमें मोस्ट कॉमनली हिपेटाइटिस ई है। ओके, पहला एंड आखिरी। तो ये हमारा जो हमें देखना चाहिए, जो हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्टरी पार्ट था हिपेटाइटिस का वो पूरा खत्म हो गया। तो आपने इसमें क्या क्या देखा, पहले तो आपको लीवर का नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी ब्लड सप्लाईज पता होनी चाहिए, उसके जो दो सेल है कुफर एंड इटो सेल उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर पेशेंट आएगा तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर कितने टाइप के हिपेटाइटिस वायरस है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। देन हमने इंक्यूबेशन पीरियड देखा, फैमिली देखी, इन्वॉल्व देखा, और देन उसके क्लिनिकल फीचर्स, तो एक्यूट एंड क्रोनिक फल्मिनेंट क्या है, फिर हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, सिरोसिस, कैरियर स्टेट क्या है, हमने वो सब देख लिया है। ओके, तो अब हम इंडिविजुअल सारे जो हमारे हिपेटाइटिस के वायरस है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है हिपेटाइटिस ए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिर्फ हमारा जो बी है वो डीएनए वाला है, बाकी सारे आरएनए है। ओके, और इसमें कंप्लीट रिकवरी आता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो है वो गुड प्रोग्नोसिस देगा, आपका जो आपका A एंड E है वो आपको गुड प्रोग्नोसिस देता है। देन लैब डायग्नोसिस, तो अगर हिपेटाइटिस किसी को है वो हमें कंफर्म करना है तो हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। एक तो हम स्टूल का करेंगे, ये तो आप सभी लोगों को पता है। स्टूल का क्यों, क्योंकि ये स्टूल में शेड हो रहा था और इसका ट्रांसमिशन भी फीको ओरल था। और इसके अलावा हम ब्लड में भी देख सकते हैं, तो जो हम ब्लड में टेस्ट करेंगे वो हमारा एंटीबॉडी के लिए टेस्ट होगा। ओके,
देन एंटीबॉडी, तो कौन से टाइप की एंटीबॉडी आएगी, तो इसमें मेनली IgM एंड IgG टाइप के एंटीबॉडीज आएंगी। जो हमारी IgM है वो हमें रिसेंट इन्फेक्शन दिखाएगी और जो हमारी IgG है वो हमें पास्ट इन्फेक्शन दिखाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर आपका कोई पेशेंट है जिसको हिपेटाइटिस था और आपने उसके ब्लड में एंटीबॉडी वाला टेस्ट किया, अगर उसके ब्लड में आपको IgM एंटीबॉडीज दिख रही है, इसका मतलब है कि उसे अभी रिसेंटली हिपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन लगा है। और अगर उसमें IgG ज़्यादा दिख रही है तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि इसे पास्ट में कभी हिपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ था। हम IgG से ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी अभी हुआ है, हम ऐसा बोलेंगे कि इसकी पास्ट हिस्ट्री में कभी इसे हिपेटाइटिस हुआ होगा, इसीलिए उसके IgG ज़्यादा आ रही है। ओके, और जो IgG है वो हमारी लॉन्गर टाइम की एंटीबॉडीज भी है। ओके, सो इन ब्लड हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले IgM एंड IgG एंटीबॉडीज, और उसके अलावा जो हमारा एंटीजन है वो हिपेटाइटिस A वायरल एंटीजन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि हम स्टूल एंड ब्लड से ये एग्जामिन कर सकते हैं। ओके, और स्टूल में क्या आएगा, स्टूल में हमारा सिर्फ एंटीजन देखने को मिलेगा, स्टूल में एंटीबॉडीज देखने को मिलती नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एक ब्लड एक स्टूल, तो हमें ब्लड में क्या देखने को मिलेगा, तीन चीजें, दो एंटीबॉडी एंड एक एंटीजन, एंड स्टूल में क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ एक एंटीजन। ओके, और इसके वजह से आप ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें जो IgG है वो पहले, सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले वायरल का इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले एंटीजन आएगा, तो हमारी बॉडी में ये एंटीजन आया, वो बढ़ा और फिर कम हो गया, फिर उसकी वजह से IgM एंटीबॉडीज आएगी और ये क्या दिखाएगी हमें, रिसेंट इन्फेक्शन, और वो भी कम हो गई, और लास्ट में आएगा IgG एंटीबॉडी जो बढ़ेगा और लॉन्ग टाइम के लिए वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा ही रहेगी। ओके, तो ये था हमारा हिपेटाइटिस A वायरस। तो अगर आपको एग्जाम में सिर्फ हिपेटाइटिस A वायरस पूछेंगे तो जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया लीवर के बारे में और जो मैंने पहले बताया एनवलप के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में, उसकी स्ट्रेन के बारे में, वो सब तो आपको लिखना ही है। और फिर जो हिपेटाइटिस A करके मैंने इतना लिखा है वो इसका लैब डायग्नोसिस आपको लिखने का रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं हिपेटाइटिस बी जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा हिपेटाइटिस बी है उसके पहले तो तीन फॉर्म्स होते हैं, एक है स्फेरिकल, दूसरा है ट्यूबुलर एंड तीसरा है कंप्लीट फॉर्म यानी कि डेन पार्टिकल। तो जो हमारा स्फेरिकल होगा वो इस तरह से दो राउंड से बना होगा, देन हमारा ट्यूबुलर वो ट्यूब शेप का होगा, और देन हमारा कंप्लीट यानी कि डेन पार्टिकल वाला जो फॉर्म है वो एकदम सॉलिड होगा। ओके, और बहुत ही स्मॉल होगा। तो सबसे मोस्ट कॉमन हमारा डेन पार्टिकल वाला होता है। ओके, देन अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो जो हमारे हिपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है वो होगा एक्यूट या फिर होगा क्रोनिक। एक्यूट में तो ऑल थे यानी कि ABCDE सारे के सारे से एक्यूट तो होता था, देन क्रोनिक में सिर्फ BCD था यानी कि B यहाँ पर भी आएगा। और मैंने आपको क्या बोला कि एक्यूट था वो फुलमिनेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और क्रोनिक जो है वो तीन चीज़ों में यानी कि कैरियर स्टेट में या फिर कार्सिनोमा में या फिर सिरोसिस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे सारा का सारा स्टेप हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो हिपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है वो कैरियर भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, फुलमिनेंट भी हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है। ओके, और अगर आपका एक्यूट हिपेटाइटिस हुआ तो उसमें रिकवरी आ जाएगी, लेकिन अगर आपका फुलमिनेंट हो गया या क्रोनिक हो गया तो उसमें डेथ हो सकती है। ओके, और ये परसेंटेज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये नॉर्मली पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्यूट है उसमें रिकवरी आती है, लेकिन क्रोनिक में हम प्रोग्नोसिस जो है वो उसके स्टेज पर डिपेंड करता है। ओके, देन अगर हम इसका लैब डायग्नोसिस देखें तो ये आपका 6 मार्कर है यूनिवर्सिटी का कि हिपेटाइटिस बी का लैब डायग्नोसिस बताइए। तो जो हमारा लैब डायग्नोसिस है हम पहले तो क्या देखते हैं, एक तो ब्लड देखते हैं और दूसरा स्टूल देखते हैं, यानी कि हम एंटीबॉडी एंड एंटीजन दो मार्कर यूज करते हैं। तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये मैंने जो यहाँ पर ड्रॉ किया है वो आपका हिपेटाइटिस वायरस का स्ट्रक्चर है।
तो जो आपका हेपेटाइटिस बी है उसमें कितने एंटीजन है? तो एक सबसे पहला जो एंटीजन है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो जो आपका सबसे पहला जो एंटीजन है वो है सरफेस एंटीजन, यानी HbS Ag। Ag यानी एंटीजन, और कौन सा है? सरफेस का। ओके, देन उसके अंदर जो आता है वो है आपका एनवलप एंटीजन, यानी कि HbE Ag। और सबसे अंदर ये जो है उसे हम कोर बोलते हैं, और उसमें जो आपका एंटीजन आता है वो है कोर एंटीजन, यानी HbCAg। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है। एक है सरफेस, एक है एनवलप एंड एक है कोर वाला। ओके, तो जितने एंटीजन है हमारे पास उतनी ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी उसके विरुद्ध। तो कौन से एंटीबॉडीज हमको देखने को मिलेगी? तो आप पहले ये याद रखो कि 3 एंटीजन है और 4 टाइप की आपको एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी। तो उसमें कौन सी होगी? तो जो आपकी सबसे पहली एंटीबॉडी है वो है एंटी HbS Ab, यानी कि जो आपका सरफेस एंटीजन है उसके विरुद्ध की एंटीबॉडी। देन दूसरी जो है वो एनवलप वाली होगी, यानी कि HbEAb यानी एंटीबॉडी। तो ये दो आपको पता चल गई। देन जो हमारा कोर वाला है एंटीजन, उसके विरुद्ध की कोई HbCAb वाली एंटीबॉडी हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कोर में है, यानी कि अंदर के साइड में है। जब भी हमारा वायरस एंटर करेगा तो सबसे पहले कांटेक्ट में आएगी वो सरफेस कौन सी होगी? हमारी ये जो सरफेस है सबसे बाहर की वो। उसके बाद हमारा एनवोलप होगा, लेकिन जो हमारा कोर है वो कभी भी हमारे ब्लड के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसके लिए हमारे जो कोर एंटीजन है उसके विरुद्ध की एंटीबॉडी कभी भी नहीं बनती। तो उसके वजह से हमारे बॉडी में नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती है, ना कि उसके कोर विरुद्ध की। तो नॉन स्पेसिफिक में कौन सी आएगी? तो IgM एंड IgG। तो ये फंडा आपको पता होना चाहिए। हमारी सरफेस एंड एनवलप की एंटीबॉडीज कैसे बनी? क्योंकि जब वायरस ने एंट्री ली तब वो जो एंटीजेंस है वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आए, उसकी वजह से उसकी एंटीबॉडी बनी। लेकिन जो हमारा कोर है वायरस का वो कभी भी ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और उसी की वजह से इसकी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। तो हमें कौन सी एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी? नॉन स्पेसिफिक। और जो नॉन स्पेसिफिक है वो कौन सी है? IgM एंड IgG। तो हमारे पास टोटल 4 एंटीबॉडीज एंड 3 एंटीजन्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास, मैंने यहाँ पर लिखा है कौन से एंटीबॉडीज है। ओके, तो अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमें ब्लड में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो हमारे जो तीनों एंटीजन्स है वो, और उसकी जो 4 एंटीबॉडीज है वो। तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट टू लास्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे एंटीबॉडीज एंड एंटीजन की। तो जो हमारे एंटीबॉडी एंड एंटीजन है तो उसमें क्या होगा? तो हमें सीक्वेंस में याद रखना है। मैंने ये तो आपको बता दिया कि कितनी एंटीबॉडीज है, तो हमारे पास 3 एंटीजन और 4 एंटीबॉडीज है। तो अब वो कौन से सीक्वेंस में अपीयर होगी हमारे ब्लड में, वो जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट टू लास्ट कौन सा सीक्वेंस होगा? तो सबसे पहले ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ वो हेपेटाइटिस का वायरस है। ओके, तो ये जो है वो पूरा कोर है, और ये जो है वो मैंने एनवलप, एंड ये जो है वो मैंने सरफेस दिखाई है। तो ये जो हमारा है वो सरफेस एंटीजन है। एक मिनट। ओके, तो जो ये है वो है हमारा सरफेस एंटीजन, एंड ये जो है वो है एनवलप वाला एंटीजन। तो जब भी वायरस हमारे बॉडी में एंट्री लेता है तो सबसे पहले ब्लड में क्या होगा? तो वायरस की जो सरफेस है ये पूरी, ये हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आएगी। उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा सरफेस एंटीजन है वो हमारे ब्लड में अपीयर होगा। तो जो सबसे पहला एंटीजन आता है वो है हमारा सरफेस एंटीजन। उसके बाद क्या होगा? हमारा जो इन्वोलप वाला एंटीजन है वो अपीयर होगा। तो उसके बाद जो आता है वो है इन्वोलप वाला एंटीजन। तो हमारे जो 2 एंटीजन बाहर की साइड थे वो दोनों अपीयर हो गए। अब आपको याद रखना है कि जो S है वो सबसे पहले आता है और उसकी एंटीबॉडी जो है वो सबसे लास्ट में आएगी। तो जो हमारा सबसे पहले आया उसकी एंटीबॉडी हम कब दिखाएंगे? सबसे लास्ट में। तो आपका ये तो क्लियर हो गया। और जो हमारा एनवलप वाला जो नेक्स्ट आया था वो अब बीच में आ जाएगा।
यानी कि जो हमारी नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज थी एम एंड जी, वो दोनों यहाँ पे बीच में हमें दिखानी है। यानी कि सबसे पहला जो हमारा आया वो था एंटीजन एस, देन आया एंटीजन ई, देन कोर की तो कोई एंटीजन बाहर आएगा नहीं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोर का एंटीजन बाहर नहीं आएगा, तो वो एंटीजन नहीं आ रहा है, इसके लिए नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी। तो जो नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी वो होगी एम एंड जी। तो आपको पता है एम जो है वो एक्यूट के लिए, यानी कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आएगी, और जो जी है वो आखिर में आएगी लेकिन लॉन्ग टाइम तक रहेगी। तो जो हमारी एम एंड जी है वो आएगी, और उसके बीच में जो हमारी एनवलप की एंटीबॉडी थी वो आएगी। ओके, यानी कि आप एक बार फिर से बोल दीजिए कि सबसे पहले आएगा एस सरफेस एंटीजन, और सबसे लास्ट में वो जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, एच बी एस, यानी कि एंटीबॉडी एस। तो ये हो गया एस और एस, और उसके बीच में हमें क्या बताना है, तो एस के बाद हमारा एनवलप आता है, यानी कि एनवलप वाला एंटीजन। उसके बाद कोर की तो कोई एंटीजन या एंटीबॉडी है नहीं, तो उसके वजह से अब नॉन स्पेसिफिक की बारी, और दो नॉन स्पेसिफिक जो है एम एंड जी, उसके बीच में हम बताएंगे एंटीबॉडी ई, यानी कि एनवलप वाली। ओके, तो ये आपको याद रखना है सीक्वेंस में। तो अब ये जो है हमें इससे पता क्या चलेगा, अगर हमने देख लिया चलो कि ब्लड में हमारा एंटीबॉडी ज़्यादा है, एंटीजन ये वाला ज़्यादा है, तो उससे हमें पता क्या चलता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे आपके 2 मार्कर्स भी है यूनिवर्सिटी के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा एस एंटीजन एंड एस एंटीबॉडी, यानी कि जो सरफेस वाली है वो हमें क्या बताएगा, तो अगर एस एंटीजन प्रेजेंट है तो मैंने आपको क्या बोला कि जो सबसे पहले आ रहा है ब्लड में वो हमारा है एस एंटीजन। तो यानी कि एस एंटीजन प्रेजेंट है तो वो हमें बताएगा प्रेजेंट इन्फेक्शन, यानी कि उसमें अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है। और अगर हमें एस एंटीबॉडी दिखी तो मैंने क्या बोला, एस एंटीबॉडी आखिर में आएगी, तो एस एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है तो हमें वो क्या दिखाएगी, रिकवरी, यानी कि हिपेटाइटिस हुआ था और अब खत्म हो रहा है, वो रिकवरी स्टेज दिखाएगा। ओके, देन हम बात करते हैं एनवलप की। तो जो हमारा एनवलप है उसमें जो एनवलप एंटीजन एंड एंटीबॉडी है वो हमें क्या दिखाएगी, इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी यानी जिसको हिपेटाइटिस है वो दूसरे लोगों को कैसे इन्फेक्ट होगा, यानी कि किसी का जो हिपेटाइटिस का पेशेंट है उसमें अगर एंटीबॉडी ई ज़्यादा हुई तो वो लो इन्फेक्टिविटी दिखाएगी, यानी कि उससे हमें खतरा नहीं होगा। अगर कोई हिपेटाइटिस के पेशेंट के आसपास मैं रहती हूँ तो उससे मुझे कितना खतरा है, उससे मुझे कितना इन्फेक्शन होगा, वो हमारा एंटीजन एंड एंटीबॉडी ई दिखाता है। अगर एंटीबॉडी ज़्यादा है उसका मतलब लो खतरा, यानी कि लो इन्फेक्टिविटी, एंड अगर एंटीबॉडी एंटीजन ज़्यादा है तो उसका मतलब हाई इन्फेक्टिविटी, यानी कि हाई खतरा। इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, देन जो हमारी आईजीएम है वो तो आपको पता है कि एक्यूट इन्फेक्शन दिखाएगी, और जो आईजीजी है वो क्रोनिक इन्फेक्शन दिखाएगी। तो अगर आपको इसका चार्ट ड्रॉ करना पड़ा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आईजीएस दिखाओगे, फिर आईजीई, देन एंटीबॉडी एम, देन एंटीबॉडी ई, देन एंटीबॉडी जी, एंड देन लास्ट में एंटीबॉडी एस। तो इस तरह से आप चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और जो हमारा एंटीबॉडी जी था ये वाला हमारा आएगा और लास्ट तक रहेगा, क्योंकि ये हमारा क्रोनिक इन्फेक्शन दिखाता है। और जो वैसे ही हमारा जो एस वाला एंटीबॉडी था वो भी थोड़ा टाइम तक रहेगा, और लेकिन वो बाद में कम हो जाएगी। ओके, तो ये आपका ग्राफ आपको 2 मार्कर्स में पूछते हैं। ये जो आपका पूरा लैब डायग्नोसिस है हेपेटाइटिस बी का वो भी आपको 6 मार्कर में पूछा जाता है। तो आपको अगर हेपेटाइटिस बी अलग से पूछे तो आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसका एनवोलॉप, उसकी स्ट्रेन, उसकी फैमिली और उसका ट्रांसमिशन, और देन स्ट्रक्चर, उसमें डेन पार्टिकल क्या है और उसके कितने स्ट्रक्चर है, और देन आपको पूरा लैब डायग्नोसिस दिखाना है। तो यहाँ पर आपका हिपेटाइटिस ए एंड बी पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं हिपेटाइटिस सी की। तो जो हमारा सी है वो स्पेरिकल फॉर्म है और उसमें बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये एक बात हो गई इसकी। देन क्लिनिकल फीचर्स, तो जो हिपेटाइटिस सी है वो मोस्टली हमारा एसिम्टोमेटिक होगा या एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा। क्रोनिक है उसका मतलब क्या है कि इससे हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, कैरियर स्टेट, या फिर तीसरा कौन सा था, हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा था, कैरियर स्टेट था, और हमारा जो तीसरा था
वो सब हो सकते हैं, यानी कि फल्मिनेंट भी हो सकता है, क्योंकि एक्यूट में से फल्मिनेंट में भी कन्वर्ट होता था। ओके, तो ये सब कुछ इससे हो सकता है। देन इससे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें, ये है आपके एक्स्ट्रा हिपेटिक मैनिफेस्टेशन। आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि हिपेटाइटिस सी के एक्स्ट्रा हिपेटिक मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले वो क्यों होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या है, आपके बहुत सारे एंटीजन है। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी एंटीजन है उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनेगी, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये दोनों जमा होंगे हमारे जो टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू, उस सब में, और उसकी वजह से हमारे सिम्टम्स आएंगे। तो आपके एक्स्ट्रा हिपेटिक मैनिफेस्टेशन क्यों आएंगे, डिपोजिशन ऑफ द सर्कुलेटरी इम्यून कॉम्प्लेक्स इन एक्स्ट्रा हिपेटिक साइट्स। ओके, तो उससे क्या होगा, मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनेमिया होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, आर्थराइटिस होगा एंड जॉइंट पेन होगा। ओके, देन लैब डायग्नोसिस में आप अलग अलग रीत से, यानी कि एलिजा पीसीआर की मदद से कर सकते हो, और उसमें भी आपको अलग अलग एंटीबॉडीज दिखेगी। तो आप एलिजा की मदद से या पीसीआर की मदद से करोगे तो आपको क्या क्या दिखने को मिलेगा, तो फर्स्ट जनरेशन एंटीबॉडी, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन एंटीबॉडी। अगर आपको इस एंटीजन के नाम याद रखना है तो आप रख सकते हो, बाकी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हिपेटाइटिस सी में हम एलिजा पीसीआर करते हैं तो हमें 3 जनरेशन वाली एंटीबॉडीज देखने को मिलती है, और वो इन सारे जो हमारे एंटीजन है वो बहुत सारे होते हैं, और इसमें से मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं जिसके विरुद्ध की ये एंटीबॉडीज होती है। अब जो हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हिपेटाइटिस डी। आपको एग्जाम में जो आपको एग्जाम होती है आपकी यूनिवर्सिटी, उसमें मेनली आपको हिपेटाइटिस बी पूछा जाएगा, या फिर हिपेटाइटिस डी आएगा, या फिर सभी का कॉमन हिपेटाइटिस करके भी पूछते हैं। तो हमारा जो हिपेटाइटिस डी है वो डिफेक्टिव वायरस है। डिफेक्टिव का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप डी से डिफेक्टिव याद कर लो। तो डिफेक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो वायरस है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसमें ऐसे डिफेक्ट है कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको हमारे में इन्फेक्शन करने के लिए हिपेटाइटिस बी की ज़रूरत पड़ती है। और हिपेटाइटिस बी में भी किस एंटीजन की, तो जो हमारा HbS यानी कि एंटीजन एस था सरफेस वाला, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि डी को इन्फेक्शन करने के लिए बी की ज़रूरत होती है। तो उसकी वजह से हमारे पास 2 टाइप के सिनारियो आएंगे। जो हमारा पहला सिनारियो जो होगा वो होगा को इन्फेक्शन का, और जो हमारा दूसरा सिनारियो होगा वो होगा सुपर इन्फेक्शन का। तो इसका डिफरेंस क्या है, ये भी आपका 2 मार्कर एंड 6 मार्कर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये सबसे पहले करना है। ओके, तो जो हमारा को इन्फेक्शन है उसमें क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। पर्सन इज कैरियर ऑफ बी, यानी कि मैंने क्या बोला कि डी को इन्फेक्शन करने के लिए बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पर्सन, जो ऐसे पर्सन है जिसमें सालों पहले बी हिपेटाइटिस बी हुआ था, तो अब उन्हें सिम्टम्स या कुछ भी नहीं है, लेकिन अब उन्हें इन्वायरमेंट में कहीं से भी हिपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, जब उन्हें बी का इन्फेक्शन हुआ था तो तब उनमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी का एक्सपोजर हुआ होगा, तो उसकी वजह से अब उन्हें जो डी का एंट्री है वो इजी हो गई। यानी कि पहले पास्ट में बी का इन्फेक्शन एंड अभी डी का हुआ, तो जो भी ऐसे पर्सन है उसे हम बोलेंगे सुपर इन्फेक्शन। ओके, तो को इन्फेक्शन क्या है, को इन्फेक्शन यानी दोनों साथ में चल रहे हैं। आपकी होती है ना कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि दो चीज जुड़ी हुई है। तो को इन्फेक्शन में क्या होगा, बी एंड डी दोनों वायरस एक साथ हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, और जो हमारे 90% केस है उसमें ये बी एंड डी एक साथ ही एंटर होते हैं, और उसकी वजह से को इन्फेक्शन होता है। तो ये जानने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये सवाल है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सुपर इन्फेक्शन है उसमें से 80% को क्रोनिक हिपेटाइटिस होता है, 10% को एक्यूट एंड 10% को फल्मिनेंट होता है। और आपको ये भी पता है कि जो फल्मिनेंट वाला है वो सबसे खतरनाक है, और जो आपका क्रोनिक है वो भी क्या होगा, तो वो हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में, या फिर कैरियर स्टेज, या फिर ऐसे डेथ, आपको डेथ की तरफ ले जाता है। यानी कि जो हमारा सुपर इन्फेक्शन है उसमें रिकवरी के चांस कौन सा है, तो ये जो एक्यूट के 10% है सिर्फ वही उसके रिकवरी के चांस है। यानी कि
जो हमें सुपर इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, हमारी जो रिकवरी है उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर हमें को इन्फेक्शन हुआ तो को इन्फेक्शन में बी एंड डी टुगेदर आते हैं और उसमें जो हमारा 90% है उसे एक्यूट होता है, यानी कि हमारा जो रिकवरी का चांसेस है वो 90% है। तो अगर हमें को इन्फेक्शन हुआ यानी कि दोनों साथ में हुए तो हमारी रिकवरी अच्छी होगी। ओके, और आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको पहले भी हिपेटाइटिस था और अगर अब दूसरी बार हिपेटाइटिस हो रहा है तो आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, यानी कि रिकवरी बहुत कम होगी। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी, इसका हम लैब में कैसे यूज़ करते हैं, तो अगर आपका को इन्फेक्शन है एंड सुपर इन्फेक्शन है, तो को इन्फेक्शन यानी कि एच बी, जो आपका हिपेटाइटिस वायरस है वो बी एंड डी साथ में आए हैं। तो साथ में आए हैं उसका मतलब कि जो बी के सारे एंटीजन थे उसमें सबसे पहला जो सरफेस एंटीजन आ रहा था वो, एंड जो हमारा आईजीएम, मैंने बोला ना ये एक्यूट का मार्कर है, तो ये आईजीएम और जो हमारा सरफेस एंटीजन था वो सारे आप में बड़े हुए दिखेंगे। ओके, और अगर सुपर इन्फेक्शन हुआ तो सुपर इन्फेक्शन यानी आपके वो वाले मार्कर जो रिकवरी के हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म मार्कर है। अगर मुझे बहुत साल पहले हुआ होगा बी का इन्फेक्शन, तो अब मेरी बॉडी में क्या होगा, बी का इन्फेक्शन हुआ होगा तो क्रोनिक मार्कर जो है आईजीजी वहीं से बड़ा हुआ दिखेगा। और अगर अभी अभी डी का इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, डी के जो एक्यूट एंड क्रोनिक मार्कर है वो भी आपके ब्लड में प्रेजेंट होंगे। तो हम जो लैब डायग्नोसिस में ये मार्कर्स है उससे भी को इन्फेक्शन एंड सुपर इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। ओके, देन अब हम देखते हैं हिपेटाइटिस ई। तो जो हमारा हिपेटाइटिस ई है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले इसका जो लैब डायग्नोसिस है वो किस तरह से, आपको पता है कि आप पीसीआर से और वो सब चीज़ों से लैब डायग्नोसिस करेंगे, एलिजा से करेंगे। तो ये और आपकी जो मार्कर है एक्यूट की और क्रोनिक की ये आपको लिख देनी है। तो इसकी वजह से आपको पता क्या चला कि अगर आपको एग्जाम में हिपेटाइटिस पूछा जाए और कोई सा भी हिपेटाइटिस हो तो आपको एक चीज़ जो टेक होम मैसेज है आपका वो कौन सा है, कि जो हमारा एक्यूट इन्फेक्शन है उसमें आपको आईजीएम देखने को मिलेगी और जो हमारा क्रोनिक इन्फेक्शन है उसमें आपको आईजीजी देखने को मिलेगी। फिर आपका जो गोल्डन बॉक्स है वो मैंने सबसे पहले आपको जो दिखाया था वो वाला। ओके, तो ये जो बॉक्स है ये पूरा पेज आपको पूरी तरह से याद होना ज़रूरी है कि कौन से टाइप के वायरस है, उसमें डीएनए कौन सा, आरएनए कौन से रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 30 40 50 60 90 60 19 वाला, उसकी फैमिलीज, उसका इन्वॉल्व, देन हिपेटाइटिस कौन कौन सी चीज़ कर सकता है, उसके सिम्टम्स क्या है। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर सभी का लैब डायग्नोसिस, उसमें बी एंड डी का लैब डायग्नोसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। को इन्फेक्शन क्या है, सुपर इन्फेक्शन क्या है, फिर बी में कौन सी मार्कर्स है, कौन सी बढ़ती है, कौन सी पहले आई कौन है, हमने वो सब देखा। तो अब जो हमें देखना है आगे वो है उसका पैथोजिनेसिस, यानी कि जो पैथोजिनेसिस इन द सेंस कि हमारे लीवर में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं और एक्यूट में कौन से चेंजेस हो रहे हैं और क्रोनिक में कौन से चेंजेस हो रहे हैं। तो जो हमारा एक्यूट है उसमें हमें कौन कौन सी बॉडीज देखने को मिल रही है, क्या क्या हिपेटोसाइट में चेंजेस हो रहे हैं, फिर हमारा क्रोनिक है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि हिपेटाइटिस के बाद हम इसी सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं सिरोसिस। और अगर आपने हिपेटोसाइट को और हिपेटाइटिस को मेनली उसके जो चेंजेस है पैथोजिनेसिस की वजह से वो आपने देख लिए तो आपका सिरोसिस एकदम इजी हो जाने वाला है। तो जुड़े रहे मेरे साथ और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।